बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क ऑफ चैनल, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कोई जाल नुमा चीज़ हो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सही है। अब जो इसकी जो डिस्कवरी है इस पे हम आते हैं कि सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले गार्नियर ने की थी इन 1897 में। तो लिख लेते हैं गार्नियर इन 1897 में इसने डिस्कवर किया था। और इसने बल्कि कुछ यूं देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बल्कि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच हैं। इसने ऐसा सोचा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सिर्फ एक ही टाइप होता है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब हम आते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया। सही, इधर आते हैं कि नेम गिवन। अब हम आते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम है वो कीथ पॉटर ने दिया था 1953 में। कीथ पॉटर ने दिया था 1953 में, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पुराना नाम था वो था एर्गेस्टोप्लाज्म। इधर लिख लेते हैं, ओल्ड नेम वाज एर्गेस्टोप्लाज्म। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि इधर लिखते हैं RER, यानी कि R मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पुराना नाम है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिख लेते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। अब हम आते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मतलब कि अभी इसका जो स्ट्रक्चर है आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये हमारा सेल है। सही है, ये है न्यूक्लियस। सही है, इधर बल्कि न्यूक्लियस की मैं थोड़ा साइड पे बना रहा हूँ। सही है, जो न्यूक्लियस है वो असल में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। सही है, इसका जो ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप को इधर से ब्रेक कर लेता है और एक धागा नुमा कोई चीज़ बनाता है जिसको एंडोप्लाज्म यानी कि जो खाने नुमा चीज़ को बनाता है, बल्कि चैनल्स या नेटवर्क आप जो भी कहें ऐसा होता है वो। सही है। सही है। अब फिर ये खुद अपने आप को इधर से ब्रेक कर बल्कि करके इसका जो बल्कि ब्रांचेज हैं वो इधर ये जो है ये ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्कि ठीक है, इसको बल्कि बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन ये जो कि अपने आप को सेल मेम्ब्रेन पर अटैच करता है अपने आप को, फिर इस तरह धागा कोई चीज़ अटैच होता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो है इसको कहते हैं सिस्टरनी। सही है, ये सारा। अब इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। सही है, इधर सारे ये जो है ये सारा यहाँ तक तो फिर इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये सिस्टर नहीं है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मतलब की शाख है। सही है, ये RER है और ये जो है ये सारा ये है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। अब हम इसकी तरफ भी डिटेल से आ जाएंगे। सही है। अब हम आते हैं कि जो इसके कितने जो मतलब कि ये जो है मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके कितने जो एग्जाम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और एक होता है स्मूथ। सही है।
अब हम आते हैं जो रफ़ और स्मूथ दोनों को हम इधर मतलब स्टडी करते हैं। अब इसके मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सही है, जो सबसे पहला वाला है वो है सिस्टर्नी, और जो दूसरा है वो है टिब्यूल्स, जो तीसरा है वो वेजिकल्स, सही है। अब हम आते हैं कि सिस्टर्नी क्या होती है। जो सिस्टर्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ये वाला हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। सही है। फिर अब ये खुद अपने आप को ब्रेक करके इधर अपनी शाखों को यानी कि ब्रांच करके इसको जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ तक अटैच कर देता है, तो फिर इसको कहते हैं टिब्यूल्स। सही है, इधर मैं लिख लेता हूँ कि टिब्यूल्स। सही है। अब बताते हैं कि वेजिकल क्या होता है। वेजिकल जो वेजिकल होता है वो इनके टूटने से ही बनते हैं, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये थोड़ा सा ब्रेक होकर इधर से ऐसे छोटे छोटे देखिए कोई चीज़ बनाते हैं जिसको वेजिकल्स कहते हैं। सही है। जो वेजिकल हैं इनके अंदर यानी कि कुछ के पास जो राइबोसोम होते हैं वो अटैच होते हैं और कुछ के पास अटैच नहीं होते। क्यों नहीं होते ये मैं आपको बता देता हूँ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको मतलब कि इसके पास इसके ऊपर मतलब कि कोई भी किसी किस्म का भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से इसको स्मूथ कहते हैं। इसको रफ इस वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसी वजह से जब ये ब्रेक होता है तो फिर इसके जो वेजिकल्स होते हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। सही है, कर लेते हैं। सही है। अब जब ये जो है ये थोड़ा सा ब्रेक होकर इधर के जो वेजिकल बनाते हैं इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता, क्योंकि जो टिब्यूल है इसके ऊपर जो मतलब कि कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो फिर इसके अपने जो वेजिकल्स होते हैं उन पर भी जो राइबोसोम्स है वो अटैच नहीं होते। सही है। अब हम आते हैं कि इसकी अक्यूरेंस यानी कि इसकी मौजूदगी ये कहाँ कहाँ पर मतलब कि पाई जाती है, वो कहाँ है। सही है, अक्यूरेंस। सही है। ये जो है ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलके पाया जाता है। प्रेजेंट एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सही है। और एक्सेप्ट यानी कि अलावा जो आरबीसी होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी और जर्म सेल जो होते हैं जर्मिनल सेल। सही है, सेल। इनके अलावा आरबीसी और जो जर्मिनल सेल होते हैं इनके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऑल यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सही है, सिवाय जो मतलब कि जैसे भी सेल हो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि पाया जाता है, सिवाय आरबीसी और जर्मिनल के अलावा। अब बात है इनके टाइप्स की तरफ कि कितने टाइप्स होते हैं इनके। सही है, इनके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। सही है। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and the second one is smooth endoplasmic रेटिकुलम। सही है। अब हम इन दोनों के जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं, चूँकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड। सही है। और चूँकि इसके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो फिर हम इधर के
के राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। सही है। अब चूँकि इसके ऊपर जो राइबोसोम हैं वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब कभी जहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट हुआ वहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो लाजमी, मतलब कि जो प्रोटीन लाजमी बनता है। सही है। जो राइबोसोम है इसका जो मतलब कि इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं इसको। सही है। और इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। सही है। यानी कि मतलब कि प्रोटीन के अलावा जो सेल है वो नहीं चल सकता ना, इसी वजह से जो राइबोसोम है इसको इंजन ऑफ सेल कहते हैं। सिंथेसिस। अब आते हैं इसकी तरफ। चूँकि इसके ऊपर जो राइबोसोम अटैच नहीं होते इसी वजह से ये लिपिड सिंथेसिस है। लिपिड सिंथेसिस बहुत किस्म के मतलब कि बहुत सी अक़साम हैं लिपिड्स के, जिसके फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स बहुत से ऐसे हैं। सही है। अब हम आते हैं कि इसका जो तीसरा जो डिफरेंस है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूँकि इस तरफ मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। ये देखें कि न्यूक्लियस की जो मतलब कि जो दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है वो अपने आप को ब्रेक कर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाता है। इसी वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे बहुत दूर है और जो न्यूक्लियस है इससे बहुत करीब है। इसी वजह से हम इधर लिखेंगे कि नियर ऑफ न्यूक्लियस। सही है। और चूँकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टिब्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जिनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। सही है। तो फिर ये जो हैं ये क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन। सही है। इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम आते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। सही है। सबसे पहले मैं इधर बताता हूँ आपको, जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इसको कहते हैं जहर। सही है। अब आते हैं कि टॉक्सीफाई कहते हैं जहरीला और टॉक्सिफिकेशन किसी चीज़ को जहरीला कर देना। सही है। और अगर हम इसके पीछे डी लगा दें, डिटॉक्सिफिकेशन, तो फिर किसी चीज़ से जहर को निकाल देना है, जहर को निकालना। सही है। डिटॉक्सिफिकेशन। सही है। इसकी वजह से जो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर बहुत से ऐसे मतलब कि जहर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। सही है। उनको फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उनको मतलब कि डिटॉक्सिफाई करता है, उनको तोड़ कर मतलब कि उनको ख़त्म कर देता है। सही है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।